बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबकी मोहब्बतों का, आप सबकी इंकरेजमेंट का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज जो पाकिस्तान में तारीख रकम हुई आपके सामने, वो मैं रखना चाहूँगा कि क्या हुआ एग्जैक्टली। और बहुत से लोगों को लोग ये जानना भी चाहते हैं ज़रा सादा अल्फाज के अंदर कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जिसके ऊपर इतनी बड़ी दास्तान बन गई, ये बेसिकली है क्या। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, और मेरा ये मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है उमर बंदयाल साहब आप सख्त नापसंद करते होंगे मुझे या मेरे ओपिनियंस को, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, और ना ही मुझे लगता है मेरे ओपिनियन कभी भी उनके लिए आम रहे हैं, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि बस इतनी सी बात थी उमर बंदयाल साहब, बस इतनी सी बात, यही चले लाइव कोर्ट दिखा देना पूरी दुनिया को कि अदालत में समाअत कैसे हो रही थी। इतनी सी बात थी कि 15 जज बैठ जाते और बहुत से मामलात के ऊपर जिनके ऊपर फैसले आए हैं वो ज़रा बेहतर तरीके से आ जाते। बस इतनी सी बात। यही 15 जज जो मौजूद थे, ये किसी भी आम मुकदमे में, चाहे वो 63A का हो, चाहे वो इलेक्शन से मुताल्लिक हो, बैठ जाते, फुल कोर्ट बैठ जाता और बात कर लेता, गुफ्तगू कर लेता, तो कितना अच्छा होता, कितने अच्छे हालात होते, कितना अच्छा लगता सबको कि जी हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ी अदालत है वहाँ जज साहिबान ने अपना कलेक्टिव विजडम शो किया है और अपने तमाम कानूनी बसीरत जो है वो उसको एग्जिबिट किया है, लोगों को दिखाया है कि कितनी ज़बरदस्त कानूनी दिमाग हमारे पास मौजूद हैं और कितने बेहतरीन तरीके से अपनी अपनी राय देकर इन्होंने एक फ़ैसले की तरफ ये गए हैं। वो फ़ैसला बेशक वही होता जो कि आपने किया था, बेशक मेजॉरिटी आपके पास होती और आपके नुक्ते नज़र को तक़वियत मिलती, लेकिन कोई ये कहने, मुझ समेत कोई ये ना कह सकता कि भाई इसके अंदर इंडिपेंडेंट माइंड सारों का अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन बदकिस्मती से उमर बंदयाल साहब, आपने ऐसी तारीख रकम की जिसने जो आपको भी ले डूबी, आपकी जो लेगेसी थी उसको उसने फारग कर दिया और पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को तो तबाह कुन हद तक वो ले गया। अब हुआ क्या है बेसिकली, अब प्रैक्टिस और प्रोसीजर का कानून है, मोटी मोटी बात है जी ये कि क्या अब मैं आर्टिकल 184(3) फिर बहुत से हमारे दोस्तों को कहते हैं कि यार बहुत टेक्निकल बात ना किया करो, मोटी सी बात है जी। क्या आपने सुप्रीम कोर्ट को ये हक दे देना है पहले तो कि हर मामले के अंदर आर्टिकल 184(3) यानी क्या हर जो मामला है वो मफाद आमा का है, हर मामला बुनियादी इंसानी हकूक से की मुताबिकत रखता है, और क्या सुप्रीम कोर्ट को उसमें पढ़ना चाहिए? एक तो ये तो बुनियादी सवाल है। लेकिन अगर इस कानून की बात की जाए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, तो ये बड़ा सादा है। पहले हमारे मुल्क में आज तक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एक डिक्टेटर की तरह एक्ट करता था। उसकी सवाबदीद थी कि वो जितने जैसा मर्जी बेंच बनाए, जिस तरह से मर्जी केस लगाए, जो बंदयाल साहब करते रहे कि अपनी मर्जी के बेंच बनाओ, अपनी मर्जी के केस लगाओ, किसी केस को सुनना है तो सुन लो, नहीं सुनना ना सुनो, अगर किसी केस को अपने तरीके से फैसला कराना है तो अपने हम ख्याल जजेस का बेंच बना लो। और कोई और क्या बताता, आज वो अदालती कार्रवाई के अंदर नज़र भी आया कि जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, मोहतरमा जस्टिस साहिबा आयशा मलिक साहिबा और मेरे ख्याल में एक दो और जज साहिबान, उनके रिमार्क्स, उनके सवालात से उनका बेंट ऑफ माइंड, मैं ये नहीं कहता कि उनका तासुब शासुब पे मैं नहीं जा रहा, उनका जो जहन था वो जाहिर होता था कि वो उमर बंदयाल साहब के साथ हम ख्याल जज हैं। वो बनाते ही बिठाते ही अपने साथ उन लोगों के थे जो उनके हम ख्याल थे। जबकि आज काजी फाइजा साहब ने वो पहला काम किया कि उन्होंने पूरी कोर्ट को बिठा दिया, ये जानते हुए कि इनमें से कुछ जज ऐसे हैं जो कि उनसे ना सिर्फ ज़ाती तौर पर खार खाते हैं बल्कि उनके ओपिनियन को भी सख्त नापसंद करते हैं। लेकिन काजी फाइज ईसा ने ये काम कर दिया पाकिस्तान की तारीख में। इसको लाइव दिखाने का मकसद क्या था? लाइव दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि अदालत के अंदर जो कार्रवाई है वो दुनिया देखे और दुनिया उससे सबक हासिल करे। और ये मैसेज बहुत से लोगों को था, ये खास तौर पर जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल, उनको भी था कि बंदयाल साहब यही कुछ करना था, इतना ही काम था, आपने नहीं किया। और यहां काजी फाइज ईसा साहब ने ये कर दिया। अब जरा सोचिए, काजी फाइज ईसा साहब की ये सारी आज की कार्रवाई देखकर, जिसमें देखिए तमाम जजेस ने अपने सवालात किए, लेकिन अगर आप देख लें मज़ाहिर नकवी साहब को, आप देख लें मुनीब अख्तर साहब को, एजाजुल एहसन साहब को, आयशा मलिक साहिबा को और कुछ जज साहिबान, उनका बेंट ऑफ माइंड आपको पता लगेगा, बाकियों का जो सवाल था वो अपनी जगह पता लगेगा। बुनियाद किस चीज़ के गिर्द घूमती गई कि भाई अगर पार्लियामान ने कानून बना दिया है तो पार्लियामान ने यह कानून नहीं बनाया कि जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट का वो कोई MNA बैठ के बनाएगा, नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कानून बनाया कि भैया
अगर सुप्रीम कोर्ट में बेंच बनना है तो पहले अगर एक चीफ जस्टिस के पास इख्तियार था, अब वो चीफ जस्टिस समेत 2 और लोग चीफ जस्टिस के साथ जो सीनियर मोस्ट जज हैं, उसी अदालत के जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो बैठेंगे और एक कमेटी बनाएंगे और वो फैसला कर देंगे कि बेंच कैसे बनना है, अगर सो मोटो होना है तो कैसे होना है, अगर मामलात को आगे दूसरी तरह देखना है किस तरह से देखना है। और ये देखिए, इमरान खान साहब बड़े खुशकिस्मत हैं कि उनके खिलाफ जितने भी फैसले आ रहे हैं वो निचली की अदालतों से हैं, यानी उन्हें इंसाफ की उम्मीद है। हाई कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट से फैसला आता है ना, नीचे से फैसला आता है, ट्रायल कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर उसमें इंट्रा कोर्ट भी कई दफा आ जाता है, फिर जी सुप्रीम कोर्ट है, और रिव्यू तो बाद में है ही है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका केस ऊपर से शुरू हुआ। इस बात को छोड़ दे, मैं कहता हूं जी सारे चोर डकैत होंगे, लेकिन कोई भी शख्स वो जितना ही बुरा क्यों ना हो, उससे इस बात का हक तो है कि अगर उसको एक अदालत से सजा मिलती है तो उसके पास अपील का इख्तियार होना चाहिए, जो कि अगर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) में कोई मुकदमा ले लेती है, उसका फैसला कर देती है, तो कोई अपीलशील नहीं है। एक रिव्यू होता है और रिव्यू का इतना समझे, इतना सा वो दायरा है जिसमें से जजेस देखते हैं रिव्यू में, और वो 99% वो रिजेक्ट ही करते हैं रिव्यू को। वो कहते हैं हमने जो ओरिजिनल फैसला दे दिया वही रहेगा। अब आप मुझे बताइए, अगर ऐसा कानून बना है तो ये बात छोड़ दीजिए इसका फैसला क्या आएगा, लेकिन आज उमर अता बंदियाल साहब ने सबको बता दिया, जो उनके नाकिद थे उनको भी बता दिया कि वो किस तरह के जज हैं, वो क्या बेसिकली चाह रहे हैं। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, आने वाले वक्त के अंदर पता लगेगा कि काजी फैसल साहब अपनी कैसी लेगेसी छोड़ के जाएंगे, कैसा सुप्रीम कोर्ट चलाएंगे, क्या किसी के खिलाफ तासुब का मुजाहरा करेंगे या नहीं करेंगे, ये उनके फैसलों से पता चलेगा। लेकिन आज कम से कम मुझे उनको देखकर, उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत हौसला हुआ है। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा कि ये बड़ा प्रीमेच्योर है। आज इससे हमें सबक सीखना चाहिए। जितने अहम और आईनी मामलात हैं उन पर दोबारा फुल कोर्ट बैठे, सारे जज बैठे, और आप मुल्क को इस आईनी भंवर से निकालें। मैं तो कहता हूं कि जो इलेक्शंस का मामला है उसके ऊपर भी फुल कोर्ट बैठे, और ये जो बहस है कि एक हुकूमत ने आइन की खिलाफ वर्जी कर दी, दूसरा कहता है नहीं जी हमने आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की, हमने तो पार्लियामान ने पैसे देने से इनकार कर दिया था, तीसरा कहता है जी मुल्क में इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है और सदर का इख्तियार नहीं है, और अभी वहां पर हल्का बंदियां हो रही हैं, इसलिए इलेक्शन की डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई। मुल्क में आज भी गुमगू की कैफियत है। तो काजी फैज़ ईसा साहब को ये चाहिए कि तमाम जज साहबान को बिठाएं, ज़रा इस पर भी एक सैर हासिल गुफ्तगू करके इसका भी फैसला कर डालें कि मुल्क में आइंदा इंतखाबात कब होने हैं, किस तारीख को होने हैं। फिर कोई ये ना कहे कि जी वो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं किया। ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट को देनी पड़ेगी मेरे नज़दीक। बहुत से लोग मुझसे एतराज करेंगे नहीं नहीं आप ये बातें क्यों कर रहे हैं जब इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है। देखिए आज तक क्या इलेक्शन कमीशन ने ये कह पाया या डेट दे पाया? तो इलेक्शन कमीशन ये डेट दे दी कि हमने 30 नवंबर या 14 दिसंबर तक हल्का बंदियाँ करनी है, 1 महीने का वक्त है उसके, और 54 दिन हम काउंट करके जी हम 30 जनवरी 5 फरवरी ये डेट है जी पोलिंग डे, तो ये बहस खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर अभी तक इसकी कोई डेट ही नहीं आ रही तो मैं और आप हम सब बगलें झांकते फिरेंगे, पूछते रहेंगे। ये सब कुछ जरूरी है। दूसरी बात ये आपको एक खबर ये भी दे दूं कि शेख रशीद साहब को कल उठाया गया। पहले तो पुलिस बेचारी, आपको पता ही, मैंने आपको कल भी बताया था, पुलिस को कुछ समझ नहीं आती, बताना है नहीं बताना, क्या बताना है ये भी नहीं पता होता। हाँ जी बाद मेरी गिरफ्तारी होगी। लेकिन मुझे बहसियत एक सहाफ़ी मुझे थोड़ा सा ऐड ये है कि मेरी अच्छी सलाम दुआ होती है बहुत से पुलिस वालों से, और क्योंकि मेरी फैमिली के अंदर बहुत से लोग पुलिस में रहे हैं तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि ज़रा पुलिस वालों से गुफ्तगू करना आसान होता है। जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको पता चल जाता है, डायरेक्ट सवाल का जवाब आपको कोई भी नहीं देता, लेकिन बहुत सी चीज़ों का पता चल जाता है। अब जैसे शहबाज गिल साहब के बारे में मैं आपको बताऊँ, शहबाज गिल साहब को जब उठाया गया तो आपको पता ही है वो पुलिस के पास तो थे नहीं। मैंने एक जिम्मेदार शख्सियत से पूछा, मैंने कहा यार शहबाज गिल साहब किधर होते हैं, आपके पास नहीं होते और आप लोगों के सामने मार कुटाई हो रही है उनके साथ। उन्होंने कहा यार खुदा का खौफ करें, हमारे सामने कहाँ हो रही होती है। जो शहबाज गिल साहब ने किया वो उन्होंने कितना दुरुस्त किया कितना गलत किया इसका फैसला तो चलें जो भी है, लेकिन शहबाज गिल साहब को हमारे पास वो नहीं होते, वो रात को उनको कोई फेंक जाता है हमारे पास और रोटी भी नहीं उन्हें खिलाई होती और उनके हालात बड़े बुरे होते हैं। तो हम तो चलें अपनी तरफ से कोशिश करते हैं लुक आफ्टर करें। ये सच बात है झूठ बात है, मेरे पास इसको काउंटर चेक करने का कोई नहीं, ये एक वर्जन है एक शख्स का। ये बता सकते हैं गिल साहब के उनके साथ क्या होता था, लेकिन मुझे ये बताया गया कि वो पुलिस के पास नहीं होते थे,
वो होते थे किसी कहीं और उनको फेंक दिया जाया करता था किसी एक जगह पर। ठीक है, गिल साहब ने फिर पंगा भी इतना बड़ा लिया था माजरत के साथ। मैं नहीं कहता कि वो कानूनी तौर पर जायज़ था उनको गायब कर देना या उनको फेंटा लगाना या उनकी बेरुमती करना कोई जायज़ काम है, बिल्कुल मैं इसको कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो गिल साहब ने फिर वो बीपर दिया था, वो भी अल्लाह पता नहीं, मैंने एक दिन ट्वीट भी की थी कि इस आग में उन्होंने खुद को झोंका है या इमरान खान साहब ने उन्हें झोंका था। बहरहाल अब मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि शेख रशीद साहब को जो तहवील में लिया गया है, शेख रशीद साहब से बेसिकली शायद वो डायरेक्टली, तो कल जैसे मैंने कहा ना कि ये खदशा है कि वो लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व होना किसी भी 9 मई के वाक़े में उनका मुमकिन नहीं है। उनसे कुछ और तफ्तीश करनी है, उनसे कुछ और बातें पूछनी है, कुछ बातें ऐसे जो कि शायद उनको मालूम है लेकिन वो किसी को बता नहीं रहे थे। अब शायद उनसे पूछा जाएगा। देखिए, वो दोस्त तो बड़े घर के थे ही, इस्टेब्लिशमेंट के, वो हमेशा कहते थे मैं उनका तर्जुमान हूँ, लेकिन उनको उठाने वाला जो काम है वो पहले भी एक दफ़ा इस इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद उनके साथ हुआ, लेकिन फिर उनकी बेलशेद होगी। लेकिन ये जिस तर्ज पर हुआ है, इससे अब ये बताया जा रहा है कि ये 9 मई से रिलेटेड नहीं है, ये कुछ और है, और कुछ और ऐसा है जो सिर्फ उनको पता है और सिर्फ उनसे पूछा जाएगा। मैंने जानने की भरपूर कोशिश की है पिछले 7 घंटों के अंदर, आज पूरी एक्सरसाइज की है इसके ऊपर, लेकिन अभी सिर्फ ये पता लग रहा है कि जी नहीं, कम से कम 4 सोर्सेज से पता किया, उन्होंने कहा नहीं 9 मई से ताल्लुक नहीं है इसका। वो ठीक है जी, खबरों में आ जाएगा कि 9 मई से इसका ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक किसी और चीज़ से, और वो किसी और चीज़ क्या है ये हम सिर्फ गेस कर सकते हैं। बहरहाल आज की कार्रवाई बहुत अच्छी थी, सुप्रीम कोर्ट की वेलकम कार्रवाई थी, लेकिन अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, अभी बहुत कुछ है जिस पे परखा जाएगा जनाब काजी फायज़ ईसा साहब के निज़ाम इंसाफ को और उनके मातहत जो सुप्रीम कोर्ट चलेगी। लेकिन बड़ा अच्छा आगाज़ हुआ है और बहुत अच्छा प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुआ है। ये ब्लॉग्स लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। आप सबकी मोहब्बतों का और इनकरेजमेंट का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।